डिफेंस कराची का एक पोर्च एरिया। 6 जनवरी शाम 6:40 में मुस्तफ़ा आमिर अपने घर से निकलते हैं। 7:10 में मुस्तफ़ा आमिर की लास्ट बात उनके छोटे भाई के साथ होती है। भाई कहाँ है तू? मैं कुछ दोस्तों के साथ हूँ। कुछ टाइम गुजरने के बाद मुस्तफ़ा आमिर की मदर वजिया आमिर मुस्तफ़ा को कॉल करती है, बट उनका नंबर बंद जा रहा था। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद उनकी मदर उनके दोस्तों से पूछती है, क्या मुस्तफ़ा आपके साथ है? बट किसी को नहीं पता मुस्तफ़ा कहाँ है। रात के 3 बजे मुस्तफ़ा आमिर की फैमिली दरख्शाना पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट रजिस्टर करवाने जाती है, बट उनकी रिपोर्ट रजिस्टर नहीं होती और पुलिस ऑफिसर उन्हें कहते हैं बच्चा है, गाड़ी भी साथ है, कहीं घूमने चला गया होगा। नेक्स्ट डे 6 जनवरी को दरख्शाना पुलिस स्टेशन में मुस्तफ़ा आमिर की मिसिंग रिपोर्ट रजिस्टर की गई। काफ़ी दिन गुजर गए, बट मुस्तफ़ा की कोई खबर नहीं थी और उनकी फैमिली हर एक कोशिश कर रही थी उसे ढूंढने की। मुस्तफ़ा के फ्रेंड से बात करना हो या डेली पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना। 17 दिन बाद 24 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर की मदर वजिया आमिर की व्हाट्सएप में बहस होती है मुस्तफ़ा के फ्रेंड अरमगान के साथ। मुस्तफ़ा की मदर को अरमगान पर पहले ही शक था, क्योंकि मुस्तफ़ा के कई फ्रेंड्स ने कहा कि अरमगान ने मुस्तफ़ा को कई मरतबा जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। नेक्स्ट डे जनवरी 25 को एक अमेरिकन नंबर से रैंसम कॉल आई, जिसमें 2 करोड़ रुपए की मांग की गई मुस्तफ़ा की रिहाई के बदले। ये केस फिर एंटी वायलेट क्राइम सेल AVCC और सिटीजन पुलिस लाइसेंस कमेटी CPLC के हवाले कर दिया गया, ताकि मुस्तफ़ा को सिक्योर रेस्क्यू किया जा सके। इस पूरे केस में मुस्तफ़ा की अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। छोटे छोटे सुराग देना, इवन तो मुस्तफ़ा की लास्ट लोकेशन ढूंढने में भी उनकी अपनी फैमिली का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मुस्तफ़ा की मदर वजिया आमिर के स्टेटमेंट के हिसाब से जब उन्होंने AVCC और CPLC से कहा कि जैज़ डिवाइसेस के CDR निकालो, तो इन इदारों ने कहा जैज़ डिवाइसेस के CDR नहीं होते। पहले ये लोग बोलते रहे कि CDR नहीं होता है, जैज़ डिवाइस का CDR नहीं होता है। मैं इनको बोलती रही, मैंने अपने बलबूते पे सारे CDRs IPDRs निकाल लिए थे। बेसिकली CDR या मिसिंग पर्सन को ढूंढने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। ये रिकॉर्डर दिखाता है विक्टिम ने लास्ट कॉल या मैसेज किस लोकेशन पे किया, किस नंबर से लास्ट बात हुई और कौन सा टावर यूज़ हुआ। और IPDR इंटरनेशनल प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्डर, ये एक रिकॉर्डर होता है जो इंटरनेट यूजेस डिटेल स्टोर करता है, जैसे IP एड्रेस, विजिटेड वेबसाइट, डेटा यूज। ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, मिसिंग पर्सन और थ्रेट ट्रैकिंग में हेल्प करता है। ये दोनों चीज़ें किसी भी मिसिंग पर्सन की लास्ट लोकेशन ढूंढने में काफ़ी हेल्प करते हैं। CDR IPDR विक्टिम की फैमिली ने अपने कनेक्शन के जरिए इंफॉर्मेशन निकाली और IPDR लोकेशन के हिसाब से मुस्तफ़ा 7:30 बजे अरमगान के घर था और व्हाट्सअप वॉइस भी की थी उसने अपने फ्रेंड को कि वो अरमगान के घर जा रहा है। राफे भाई मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के। 8 फरवरी एंटी वायलेट क्राइम सेल टीम ने कयाबान मोमिन DHA फेज 5 में अरमगान के घर पर रेड मारी, जहां वो मुस्तफ़ा आमिर की तलाशी करने गए थे। जब पुलिस ने बंगलों के पहले फ्लोर की तलाशी शुरू की, तो दूसरे फ्लोर से अरमगान ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एक सीनियर पुलिस ऑफिसर DSP एहसान जुल्फ़कार और कांस्टेबल असलम जख्मी हो गए। एक लेडी पुलिस ऑफिसर भी बुलेट शेल लगने से जख्मी हुए। फ़ौरन एडिशनल पुलिस फोर्स बुलाई गई, जिसके बाद कुछ घंटों तक दोनों तरफ से गोलियां चली, बट पुलिस ने आखिरकार अरमगान को गिरफ्तार कर ही लिया। पुलिस को बंगलों की सर्च में 60 के करीब लैपटॉप, एडवांस गन और काफ़ी ज़्यादा गोलियां, शराब की बोतलें और ड्रग के रेसिडेंस भी मिले। पुलिस ने बंगलों को सील कर दिया और क्राइम सीन यूनिट फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए। एविडेंस में मुस्तफ़ा का मोबाइल और कारपेट में कुछ खून के दाग मिले, जो फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेज दिए गए। कोई भी नॉर्मल इंसान जो क्राइम करता है वो पुलिस को देख के घबरा जाता है, ना कि गोलियां चलाता है। इसलिए मेरा सवाल ये, क्या ये अरमगान का फर्स्ट केस था? तो आंसर नहीं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अरमगान 2019 से कई सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व रहा है, जिसमें टेररिज्म, अटेम्प्टेड मर्डर, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग और एग्जॉर्शन शामिल हैं। उसके अगेंस्ट दरख्शाना, साहिल, गिजरी, बोर्ड बेसन और ANF जैसे मल्टीपल पुलिस स्टेशन में चार्जेस फाइल हो चुके हैं। एक क्रिमिनल जो 2019 से टेररिज्म, मर्डर अटेम्प्ट, ड्रग और एक्सटॉर्शन जैसे सीरियस क्राइम कर रहा है, उसके अगेंस्ट मल्टीपल केस रजिस्टर है, लेकिन पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया जब तक मुस्तफ़ा का केस सामने न आया। और इस केस को भी इसलिए सीरियस लिया जा रहा है क्योंकि ये केस अब वायरल हो चुका है, पब्लिक का प्रेशर अब बहुत ज़्यादा है। अरमगान का केस सिर्फ एक केस नहीं है, ये हमारे सिस्टम का रियल फेज़ हमें दिखाता है। जब ये सब हो रहा था, एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज सईद जाकिर हुसैन ने पुलिस की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी कि मुल्जिम अरमगान को फिजिकल रिमांड पे दिया जाए,
बल्कि जज ने उसे जुडिशल कस्टडी में भेजने का ऑर्डर दिया। ये काफ़ी अजीब डिसीजन था कि पुलिस अब अरमगान से मुस्तफ़ा की लोकेशन या किसी भी चीज़ के बारे में सवाल जवाब नहीं कर सकती थी। इस फैसले ने काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया। सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने भी रिपोर्टेड कन्वर्सेशन रिपीट की। एटीसी जज सईद जाकिर हुसैन ने कहा, पुलिस वाले सिर्फ गोली से जख्मी हुए हैं, मरे नहीं हैं, इस वजह से रिमांड रिक्वेस्ट को मना कर दिया। मुस्तफ़ा की मदर वजिया आमिर, जो उस दिन कोर्ट में मौजूद थी, उनका कहना है कि जज ने उनकी बात सुनने से बिल्कुल इनकार कर दिया। मुझे कहा गया तुम्हारी बारी 30 दिन बाद आएगी। 1 महीना गुजर गया लेकिन मुस्तफ़ा का अब तक कुछ पता नहीं चला कि वो जिंदा है भी या नहीं। पुलिस ने अरमगान को अरेस्ट करने के बाद एक और अक्यूज शिराज को गिरफ्तार किया, जो मुस्तफ़ा के मर्डर में एलिजिटली शामिल था। 15 फरवरी DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने केस की कंप्लीट डिटेल ओपन कर दी। 6 जनवरी को जब मुस्तफ़ा लापता हुआ था, उसी रात ही उसका मर्डर हुआ था। शिराज के बयान के मुताबिक 6 जनवरी की शाम को मुस्तफ़ा आमिर ने शिराज को कॉल किया और अरमगान के बंगलो आने का कहा। जब वो वहाँ गया, अरमगान और मुस्तफ़ा के बीच किसी बात पर काफ़ी आर्गुमेंट चल रही थी। इससे पहले न्यू ईयर में भी इनकी फाइट हो चुकी थी। गुस्से में आकर अरमगान ने मुस्तफ़ा को लोहे की रोड से लगभग काफ़ी टाइम तक मारा, जिससे मुस्तफ़ा का काफ़ी खून भी बहा। फिर अरमगान ने एक राइफल उठाई और दीवारों पर गोलियां चलाकर उसे धमकाया। दोनों अक्यूज फिर गाड़ी लेकर बलूचिस्तान के हब एरिया में गए, जहां एविडेंस मिटाने के लिए गाड़ी को मुस्तफ़ा के साथ जला दिया। जो ब्लड सैंपल अरमगान के बंगलों से मिले थे, वो भी मुस्तफ़ा की फैमिली से मैच कर गए। बलूचिस्तान पुलिस ने भी कंफर्म किया 11 जनवरी को दरेजी पुलिस स्टेशन में एक FIR रजिस्टर हुई थी, जिसमें एक बिना नंबर प्लेट जली हुई कार और उसके ट्रंक में एक बॉडी मिली थी। बलूचिस्तान पुलिस ने उस बॉडी को ईदी के हैंड ओवर कर दिया। ईदी फाउंडेशन के हेड फैसल ईदी ने एक स्टेटमेंट में शॉकिंग डिटेल शेयर की। ये जो मैयत है ना, ये जली हुई हालत में मिली थी। उसका सर भी नहीं था, उसके दोनों हाथ भी नहीं थे, दोनों टांगे भी नहीं थी, कटी हुई थी और वो हमें मिली नहीं है। वो सिर्फ हमें धड़ मिला है, वो भी जलावा मिला है। फैसल ईदी ने यह भी कंफर्म किया जनवरी 16 को बॉडी मुआज गोट में दफनाई गई। 15 फरवरी को DIG CIA की स्टेटमेंट के बाद मुस्तफ़ा आमिर की मदर ने पुलिस के अगेन एक स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा पुलिस ने स्टार्टिंग के दिन मुस्तफ़ा को बदनाम करने में लगा दिए, जबकि उन्हें सही इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। यह मर्डर प्री प्लान था। मर्डरर्स बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी यूज़ कर रहे थे और उसकी बॉडी बलूचिस्तान में जला दी गई और कोई सबूत नहीं छोड़ा। अथॉरिटीज़ से ये सवाल है, एक ब्लैक शीशे बिना नंबर प्लेट वाली कार एक दूसरे प्रोमिस तक बिना किसी चेकिंग के कैसे पहुंची? उस पर पर्चा काटूंगी मैं, उस पर अली हसन पे पर्चा कटना चाहिए। DIG साउथ सैयद असद रजा ने इस वीडियो को एक्नॉलेज करते हुए कहा इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। इस केस की गलत हैंडलिंग की वजह से 3 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड और डिमोट किया गया। DIG साउथ के ऑर्डर के मुताबिक दरख्शाना पुलिस स्टेशन के SHO अब्दुल राशिद पठान और SIO जुल्फ़कार अहमद को उनकी रैंक से हटाकर असिस्टेंट इंस्पेक्टर की रैंक दे दी। इसी स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ASI इफ्तिकार की रैंक हेड कांस्टेबल कर दी, जब तक उनके खिलाफ इंक्वायरी पूरी नहीं होती। डाउन से बात करते हुए IG सिंध गुलाम नबी मोहम्मद ने कहा कि वो पुलिस के रोल या कंडक्ट को जस्टिफाई नहीं करते, बट स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। IG सिंध के मुताबिक विक्टिम के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, वो सिर्फ डेटा कॉल यूज़ करता था और पुलिस के पास वो फैसिलिटी या गैजेट नहीं थे जो डेटा कॉल को ट्रेस कर सके। सेकंड प्रॉब्लम ये थी, विक्टिम पहले ही एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हाथ अरेस्ट हो चुका था। पुलिस पहले ये चेक करती रह गई कि एजेंसीज ने उन्हें उठाया, लेकिन बाद में कंफर्म किया गया वो उनकी कस्टडी में नहीं था। एक और भी प्रॉब्लम थी, रैंसम कॉल लेट आई। जब कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो पुलिस पहले ये कंफर्म करती है कि वो किडनैप हुआ है या उसके पीछे कोई और रीज़न है। इस केस में रैंसम कॉल काफ़ी दिनों बाद आई, जो अब पता चला है सस्पेक्ट की तरफ से इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने का एक प्लान था। इस स्टेटमेंट से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चैलेंजेस हमें समझ में आती हैं, लेकिन यह भी क्लियर होता है बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल और एफिशिएंसी का इशू था। पुलिस का ये कहना कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे या उन्होंने एजेंसी की तरफ देखा, ये सिस्टम के फ्लो को एक्सपोज करता है। और इस स्टेटमेंट से ये भी क्लियर होता है मे बी फ्यूचर में कोई और ऐसा केस आ जाए और पुलिस उसे भी सीरियस ना ले। और ये सिर्फ एक केस नहीं, पूरे लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम का मसला है जिसे इम्प्रूव करना ज़रूरी है। अब केस की तरफ दोबारा चलते हैं। 16 फरवरी मुस्तफ़ा आमिर की मदर ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी उनके बेटे की बॉडी निकालने का ऑर्डर दिया जाए। नेक्स्ट डे 17 फरवरी को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सईदा उरुज फातिमा नकवी ने मुस्तफ़ा की बॉडी एग्जाम करने का ऑर्डर दिया और एक मेडिकल बोर्ड बनाने का डायरेक्टिव दिया, जो ये प्रोसीड्यूर 7 दिन में कंप्लीट करेंगे। फरवरी 18 को पुलिस की अपील पर सिंध हाई कोर्ट ने सईद जाकिर हुसैन के ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया और अरमगान की कस्टडी पुलिस को दे दी।
20 फरवरी को अरमागान ने भी कन्फेस किया कि उसी ने मुस्तफ़ा आमिर का मर्डर किया है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमागान ने दौरान तफ्तीश मुस्तफ़ा को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया और अथॉरिटीज़ ने अरमागान का वीडियो कन्फेशन रिकॉर्ड किया। 21 फरवरी कराची ईदी कब्रिस्तान मुआज गोट में बंद बॉडी की कबर कुशाई की गई। बॉडी काफ़ी जली हुई थी और कुछ पार्ट्स भी बॉडी के गायब थे। 11 डीएनए सैंपल इकट्ठा किए गए वहाँ से। 23 फरवरी डीएनए रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं जो डीएनए सैंपल्स लिए गए थे वो मुस्तफ़ा आमिर के थे। इस केस में कुछ क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मिला, जैसे ग्वादर तक गाड़ी कैसे पहुंची। ब्लैक शीशे वाली कार बिना नंबर प्लेट के एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस तक पहुंचती है बिना चेकिंग के। नंबर 2, एफआईआर फाइल होने के बाद केस को सीरियस क्यों नहीं लिया गया और उन पुलिस वालों पर एक्शन तब क्यों लिया गया जब विक्टिम की फैमिली से प्रेशर आया। नंबर 3, बलूचिस्तान से लाश जब कराची आई ईदी के थ्रू तब भी अथॉरिटीज़ ने कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की कि ये मिसिंग पर्सन की भी हो सकती है। नंबर 4, इस केस से पहले अरमागान पर इतने केसेस थे अलग अलग पुलिस स्टेशन पर, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा था। मुझे लगता है इसका आंसर मैं खुद दूंगा एक डिटेल वीडियो पर। और अब सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान में बड़ा बड़ा क्राइम करने के बाद बचने के लिए किससे कनेक्शन होना ज़रूरी है। वी होप उसे जस्टिस मिले, लेकिन अगर बात करें इस केस के एंड गोल की तो भाई किसी भी क्राइम को करने से पहले क्रिमिनल ये सोचता है कि इस क्राइम को करने के बाद पकड़े जाने के कितने चांसेस हैं, जो कि पाकिस्तानी सिस्टम से लगता है कि क्रिमिनल को मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो ये सिस्टम है ना वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि इससे पहले भी अरमागान पर कितने ही केसेस थे, अटेम्प्ट टू मर्डर, ड्रग्स ट्रैफिकिंग के जो भी थे केसेस वगैरह, बट कुछ एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, इस केस में एक ख़ास बात ये थी कि ये केस बहुत फेमस हो चुका था। ठीक है, वो भी विक्टिम की फैमिली की वजह से। ठीक है, उसकी मदर, उसके फादर जो भी थे, ठीक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जितनी कोशिश कर सकते थे ना इस केस को इतना हाईलाइट किया कि हर एक मीडिया चैनल भी इसे कवर करने लग गई, जिसकी वजह से केस अब लोगों के प्रेशर पे आ गया। ठीक है, मतलब लोगों ने प्रेशर डाला सिस्टम पर तो ये पकड़ा गया, वरना मैं भी ये भी ऐसे अरमागान जैसे हज़ारों क्रिमिनल घूम रहे होंगे, ठीक है, पाकिस्तान में, और मुस्तफ़ा जैसे हज़ारों विक्टिम घूम रहे होंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।